जय हिंद बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है इस NNMS के अंतिम क्लास में। NMS के अंतिम क्लास में और आपका एग्ज़ाम 11 मार्च यानी कि कल होने वाला है, इसलिए यह जो क्लास होगा वह इस एग्ज़ाम के लिए अंतिम प्रहार साबित होगा। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी को उच्च स्तर तक पहुंचा चुके होंगे। और चलिए फटाफट 50 क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक है। ऑप्शन देखेंगे रानीगंज, डिगबोई, बोकारो या झरिया। इसमें सही आंसर होगा डिगबोई, जो कि असम में स्थित है। ठीक है, यह पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक भी है और असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को कितनी आयु पूरी करनी चाहिए। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है पहला है 18 साल, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए सही आंसर क्या होगा? 25 वर्ष जरूरी है। वह न्यूनतम आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो वही मुख्यमंत्री बन सकता है। नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तब मान्यता दी जाती है जब वह 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम कितने वैध वोट हासिल करती हैं। तो कम से कम क्या 5% है, क्या 3% है, क्या 7% है या 6% है। तो इसका सही जवाब होगा 6%। उसे कम से कम वोट लाने ही होंगे, तभी वह एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है कि डैश स्कूलों के रखरखाव के लिए उपहार में दी गई भूमि थी। कौन सी थी? वेल्लम वागे, साला भोग, ब्रह्मदेव या देवदान। तो स्कूलों के लिए साला भोग दी जाती थी, जो भूमि थी उसको साला भोग कहा जाता था, जो स्कूलों के लिए यूज होती थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी। कुतुब मीनार की स्टार्टिंग किसने की थी? ऑप्शन देखेंगे इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या गियासुद्दीन बलबन। तो इसका सही जवाब होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इसी ने इसकी नींव रखी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, लेकिन इसने केवल नींव ही रखी थी। इसको आगे इसके दामाद इल्तुतमिश ने ही इसको पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सही युग्म का चयन करें। ऑप्शन देखेंगे। पहला बीबी का मकबरा आजम शाह, लाल किला अकबर, बुलंद दरवाज़ा शाहजहां और दीन पनाह औरंगजेब। इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे बीबी का मकबरा आजम शाह ने बनवाया था, जो कि औरंगजेब का पुत्र था। औरंगजेब का पुत्र था, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था और दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने की थी। इसलिए इसका सही जवाब होगा बीबी का मकबरा आजम शाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि बीजक एक पुस्तक है, वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखेंगे कृष्ण का अवतार, जैनियों की पवित्र पुस्तक, कबीर के पदों का संग्रह या उलेमाओं की आचार संहिता। तो यह है बीजक है, कबीर के पदों का एक संग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 है कि प्रथम बौद्ध टीकाकार कौन थे। टीकाकार उसे कहते हैं जो कि एक लेखक होते हैं। आज के लेखक उस समय के टीकाकार हुआ करते थे। तो इसमें प्रथम कौन थे? पहला ऑप्शन है अश्वघोष, वज्रबोधि, स्थूलभद्र या बुद्ध घोष। तो इसका सही जवाब होगा बुद्ध घोष, जो कि बौद्ध टीकाकार थे प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्ध अध्ययन केंद्र से संबंधित नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है कौन सा है जो बौद्ध अध्ययन केंद्र नहीं है। ऑप्शन देखेंगे नालंदा, बनारस, तक्षशिला या विक्रमशिला।
तो नालंदा विश्वविद्यालय था ही, तक्षशिला भी था और विक्रमशिला भी था, जो कि बौद्ध अध्ययन केंद्र हुआ करते थे। लेकिन यह बनारस था जो बौद्ध से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा बनारस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 कि किस युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन, जिसे द्वैत शासन भी कहा जाता है, प्रणाली लागू की थी। ऑप्शन देखेंगे, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध या द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका सही जवाब होगा बक्सर युद्ध। बक्सर युद्ध 1764 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन यानी दोहरी शासन बक्सर के युद्ध के बाद ही लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को डैश को मनाया जाता है। ऑप्शन देखेंगे, 2 फरवरी, 12 फरवरी, 21 जनवरी या 21 फरवरी। तो इसका सही जवाब होगा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। प्रकाश स्तंभ, क्या वह सेंट हेलेना है या स्टाम्बोली है या वेसुवियस है या मोना लाओ है। तो इसका सही जवाब होगा स्टाम्बोली। यह एक ज्वालामुखी है जिसमें से सुनहरी प्रकाश हमेशा निकलती रहती है, इसलिए भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर कि अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन देखेंगे, टांगानिका, विक्टोरिया, मलावी या तुर्काना। तो इसका सही जवाब होगा विक्टोरिया झील अफ्रीका के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का उत्पादक नहीं है। यहाँ ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। ऑप्शन देखेंगे, कर्नाटक, झारखंड, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। तो झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है, जबकि कर्नाटक में नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 गोल्डन फाइबर संबंधित करता है, यानी गोल्डन फाइबर इसमें से किससे संबंधित है। क्या वह चाय है, कपास है या जूट है या मक्का है। तो गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। इसके सुनहरे रंग के लिए जूट का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है और भारत में भी पश्चिम बंगाल जो कि सबसे बड़ा जूट का उत्पादक राज्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है। सिलिकॉन वैली डैश में स्थित है। क्या बेंगलुरु में है, कैलिफोर्निया में है, अहमदाबाद में है या पुणे में है। तो इसका सही जवाब होगा बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, बीघा क्या है। बीघा, तो आप इस वर्ड को सुने होइएगा। ऑप्शन देखेंगे, तापमान की इकाई है, क्षमता की इकाई है, माप की इकाई है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो बीघा जो है वह माप की एक इकाई है। प्रायः इससे हम लोग खेत को मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है कि संसाधन जो सभी जगह प्राप्त किए जा सकते हैं उन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं। सर्वव्यापी संसाधन, संभावित संसाधन, जैव संसाधन या नवीकरणीय संसाधन। तो जो संसाधन सभी जगह प्राप्त होते हैं उसे सर्वव्यापी संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर कि धारावी विश्व की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, डैश में स्थित है। धारावी जो कि विश्व की सबसे बड़ी गंदी बस्ती है, कहाँ स्थित है। तो क्या वो कलकत्ता में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है या मुंबई में है। तो धारावी कहाँ स्थित है, मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह के नीचे दबी चट्टानों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन देखेंगे, पंपिंग, निकालन या अवतरण, खनन या इन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जब हम चट्टानों को पृथ्वी के अंदर से निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को हम खनन कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 21 है
कि भारत का पहला नक्शा किसने तैयार किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या जेम्स मिल ने तैयार किया था, जेम्स रेनल ने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, या इरविन ने किया था? तो भारत का पहला नक्शा जेम्स रेनल ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 22। ब्रिटिश भारत के लिए एल्बर्ट बिल किसने प्रस्तुत किया था? तो कल हम लोग पढ़े थे एल्बर्ट बिल को 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन किसने किया था? क्या वह लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड रिपन थे, या लॉर्ड लिटन थे, या लॉर्ड एलिन थे? तो एल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिटन ने प्रस्तुत किया था। इसमें था कि जो भारतीय जज होते थे ये अंग्रेज अपराधी होते थे, उनके लिए ये सुनवाई नहीं करते थे। लेकिन जब एल्बर्ट बिल लाया गया तो भारतीय जज भी अंग्रेज अपराधियों के मामले को सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? क्या 1916 में हुआ, या 1919 में, या 1922 में, या 1942 में? तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 1942 ईस्वी को हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। वो भी मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से इसकी शुरुआत की गई थी, और अगले ही दिन 9 अप्रैल को सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसके सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1942। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर। पंच चिन्ह सिक्के किसके बने होते थे? तो पंच चिन्ह सिक्के को हम लोग पंच मार्क सिक्का भी कहते हैं, पंच मार्क कॉइन भी कहा जाता है। और यह मुख्यतः किसके बने होते थे? क्या टीन के बने, या हाथी के दांत के बने थे, या चांदी के बने थे, या सोना के बने थे? तो पंच मार्क सिक्का बेसिकली वह चांदी के बने होते थे। यह 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसको बनाया गया था, और पहला सिक्का यही था। चूँकि इसको थप्पा मार के बनाया था, इसलिए इसका नाम पंच मार्क कॉइन रखा गया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है? यहाँ ध्यान देना है, कौन सा मौलिक अधिकार है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, कार्य का अधिकार, या उपरोक्त में से सभी? तो संपत्ति का अधिकार 1978 से पहले तक था, और कार्य का अधिकार कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है कि लोकतंत्र का अर्थ है, क्या अर्थ है? ऑप्शन में देखेंगे, क्या मंत्री का शासन, लोगों का शासन, या अध्यक्ष का शासन, या उपरोक्त में से सभी? तो इसका सही जवाब होगा लोगों का शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ऑप्शन में देखेंगे कि राज्य जो सभी धर्मों का विरोध है। ऑप्शन बी है राज्य जो एक धर्म को मानता है, या ऑप्शन सी राज्य जो किसी भी धर्म को अलग से महत्व नहीं देता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा राज्य जो किसी भी धर्म को अलग से महत्व नहीं देता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? ऑप्शन देखेंगे, वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या वयस्क स्वतंत्रता का अधिकार? तो इसका सही जवाब होगा वोट देने का अधिकार। भारत में जितने भी 18 वर्ष से ऊपर के कोई भी पुरुष हो, महिला हो, या कोई भी हो, उन्हें वोट देने का अधिकार है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? वोट देने का अधिकार है। प्रश्न संख्या 29 है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन देखेंगे, क्या 10 लोगों को मनोनीत करते हैं, 15, 12, या 20?
तो इसका सही जवाब होगा 12 लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 30 है कि प्रातिनिधिक लोकतंत्र में लोग भाग नहीं लेते हैं। अब प्रातिनिधिक लोकतंत्र क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे। पहले देखेंगे ऑप्शन प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, दोनों ए और बी दोनों, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रातिनिधिक लोकतंत्र का मतलब होता है वैसा लोकतंत्र जहां लोग अपने प्रतिनिधि को यानी एमएलए या एमपी को चुनते हैं और ये जाकर संसद में बैठकर नियम कानून पारित करते हैं। वैसे लोकतंत्र को प्रातिनिधिक लोकतंत्र कहा जाता है। तो वो लोग डायरेक्ट भाग, हम नॉर्मल लोग डायरेक्ट भाग नहीं ले सकते हैं, तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग भाग नहीं ले सकते हैं, परोक्ष रूप से भाग लेते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन प्रातिनिधिक लोकतंत्र का लोग भाग नहीं ले सकते कहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परोक्ष रूप से भाग ले सकते, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से लेते हैं? तो ये रखिएगा स्विट्जरलैंड के लोग प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 31 है कि ईवीएम का अर्थ है, यानी ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, इक्वल वोट माप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 है कि हमारी एकता डैश में है। क्या समाजवाद में है, जातिवाद में है, धर्म में है, या विविधता में है? तो हमारी एकता विविधता में है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 है कि यदि 13 वर्ष का बच्चा एक फैक्ट्री में काम करता है तो वह डैश कहलाता है। 13 वर्ष का बच्चा क्या शिक्षा के स्वतंत्रता है या बाल मजदूरी है? ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर कोई 13 वर्ष का बच्चा कहीं फैक्ट्री में काम करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाल मजदूरी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है कि देश में पोस्ट यानी डाक और रेल सेवाएं कौन चलाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। राज्य सरकार चलाती है, स्थानीय सरकार चलाती है, या केंद्रीय सरकार चलाती है, या ए और बी दोनों चलाती है? तो डाक और रेल सेवाएं केवल और केवल केंद्र सरकार ही चलाती है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया था? यानी भारत का सुप्रीम कोर्ट जो कि नई दिल्ली में स्थित है उसे कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन देखेंगे 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1949, या 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब होगा 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 36 है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ऑप्शन देखेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, स्पीकर, या डिप्टी स्पीकर। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। लेकिन दोनों संयुक्त बैठक का जब अध्यक्षता की बात आती है तो वह स्पीकर ही करते हैं। ठीक है, बुलाते कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन बैठक का जो अध्यक्षता है वह स्पीकर ही करते हैं। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज को किस वर्ष लागू किया गया था? तो पंचायती राज को क्या 1952 में लागू किया गया, 47 में, या 1979 में, या 1959 में? तो इसका सही जवाब होगा 1959 को। असल में पंचायती राज को राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहली बार इसको स्थापित किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। अब अगला प्रश्न है 38 कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन क्या 1902 में हुआ, या 1904 में, 1905 में, या 1907 में? तो इसका सही जवाब होगा 1905। 1905 में ही लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया।
बंगाल का विभाजन किया गया और इसी बंगाल के विभाजन के विरोध में लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरुआत किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्या इंग्लैंड में हुई, फ्रांस में हुई, जर्मनी में हुई या रूस में हुई थी? तो इसका सही जवाब इंग्लैंड में हुई थी। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी और वो भी 18वीं शताब्दी में हुई थी, 18वीं शताब्दी में। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 40 कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत के किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे कहा जाता है? लोकतंत्र, संवाद, सेंसरशिप या तानाशाही? तो इसका सही जवाब होगा सेंसरशिप। प्रश्न संख्या 41 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है? संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्यपाल या मेयर। तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय काम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक। ऑप्शन देखिए महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। और ये संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है कि वायुमंडल की किस परत में वर्षा होती है? तो पहला ऑप्शन है बाह्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो इसका सही जवाब होगा क्षोभ मंडल। इसी में ही मौसम से संबंधित सभी घटनाएं होती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है 44, किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे मार्च 22, मार्च 24, जून 5 या जून 2। तो विश्व जल दिवस मार्च 22 को मनाया जाता है और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 45 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, शीतोष्ण घास स्थल में या शीतोष्ण सदाबहार वन में। तो इसमें सबसे ज़्यादा घना वन यही होता है। ठीक है, अमेजन का जो जंगल है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, अमेजन। और इसी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में ये एनाकोंडा पाए जाते हैं, बेसिकली अमेजन के जंगल में। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। कहा जाता है अमेजन जंगल इतना घना है कि सूर्य की रोशनी इसके अंदर तक नहीं पहुंच पाती है, जमीन पर नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न संख्या 46 है कि उद्यान कृषि, जिसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है, से क्या अभिप्राय है? क्या रेशम के कीड़ों का पालन होता है, मत्स्य पालन होता है, अंगूर की खेती होती है या सब्जियों, फलों और फूलों को उगाया जाता है? तो हॉर्टिकल्चर में सब्जी, फल और फूलों को उगाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 47 है कि निम्नलिखित में से किसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ध्यान देना है, 2 बार बंगाल का नवाब घोषित किया? किसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बार बंगाल का नवाब घोषित किया? ऑप्शन देखेंगे सिराजदौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम या मीर जाफर। तो इसका सही जवाब होगा मीर जाफर। मीर जाफर को सिराजदौला के बाद बनाया गया था नवाब, और इसके बाद बनाया गया मीर कासिम को, और जब मीर कासिम हटे तो फिर मीर जाफर को ही बनाया गया। तो इसका सही जवाब होगा मीर जाफर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 48
कि अवध राज्य की स्थापना किसने की थी? अवध, सफदरजंग ने, सआदत खान ने, आसफ जाह ने या मुर्शिद कुली खान ने? तो इसका सही जवाब होगा सआदत खान ने ही अवध राज्य की स्थापना की थी। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न 49 में यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनओ की स्थापना 1943 में हुई थी या 1944 में या 1945 में या 1946 में? तो असल में यह 24 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा। और इसका मुख्यालय जो है वह बनाया गया था न्यूयॉर्क। कहाँ है? यूएसए में। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में किया गया था। चलते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 50वां है, भूकंप की शक्ति का परिमाप यानी मान को व्यक्त करने का कौन सा पैमाना है? यानी भूकंप की तीव्रता हम कैसे मापते हैं? क्या हम डेसिबल में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, रिक्टर स्केल में मापते हैं या हर्ट्ज में मापते हैं? तो भूकंप की शक्ति का मापन हम रिक्टर स्केल से करते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी हुई होगी। कल के एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।